देखो, अगर हम लोग बेसिकली अरिथमेटिक्स देखने वाले हैं तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है डिवीजन या डिविजिबिलिटी एंड डिवीजन एल्गोरिदम। इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं कि डिविजिबिलिटी और डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। तो पहले डिविजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। डिविजिबिलिटी क्या होती है, मतलब कोई चीज किसी को डिवाइड कर सके। लेट सपोज कि ये 2 है और आप यहाँ 2 को, मतलब आपको 8 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप क्या बोलोगे? 2 4 जा 8, तो आप यहाँ पे 8 कर लोगे, रिमाइंडर आएगा 0। इसको आप शब्दों में कैसे बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो 2 डिवाइड्स 8। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको क्या बोल सकते हैं? 2 डिवाइड्स 8। इसको और भी ये बोला जा सकता है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। और तीसरे तरीके से ये भी बोला जा सकता है इसको कि 8 इज मल्टीपल ऑफ 2। ये सब जानते हैं, बचपन से अपन पढ़े हैं। लेकिन इसको अब आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको 2 8 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी डिविजिबिलिटी अपन देख रहे हैं। जब अपन को 2 डिवाइड्स 8 लिखा रहता है तो आप उसको लिखोगे कैसे? ऐसा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि a बाय बी लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलोगे? a डिवाइड्स b। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि a इज अ फैक्टर ऑफ b। और तीसरा आप ये भी बोल सकते हो कि b इज डिविजिबल ऑफ a। तीनों ये लगभग एक ही चीज है, a डिवाइड्स b। ओके, अब आप बेसिकली अपन, जो मैं आपको ये बोलना चाह रहा था वो ये है कि जब आप जैसे 2 8 को डिवाइड करता है तो ये 2 4 से 8 हो जाता है और रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसको अपन शब्दों में, मतलब वैसे न्यूमेरिक टर्म में लिखते हैं तो 8 को अपन ये लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग। अब वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है ये भी, लेकिन यहाँ पे 4 है तो 2 इंटू समथिंग इज 8। ये आपको समझ में आ गया। इसका मतलब है, अगर मैं ये बोलूं कि इसका, अगर मैं थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज अगर आपको मैं बात करूं, तो आप ये बोल सकते हैं क्या कि अगर a डिवाइड्स b है, ठीक है, और ये एक माना जा रहा है कि लैम्डा इज समथिंग विच इज अंडर z। ठीक है, वो z कोई इंटीजर है, उस इंटीजर में बिलोंग करता है, लैम्डा बिलोंग करता है z इंटीजर में कुछ भी, सच दैट b इज इक्वल टू a इंटू लैम्डा। आप बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हो? देखो, यहाँ पे आप इस वाले टर्म को अगर देखोगे तो 2 डिवाइड्स, जैसे यहाँ पे 2 बाय 8 था, 2 बाय 8, तो यहाँ क्या था? 2 डिवाइड्स 8। इसमें हो क्या रहा था कि आप 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आया। ठीक है, वैसे ही अगर आप 2 बाय 8 को अगर a बाय b कर लो, ठीक है, तो और यहाँ पे आप लैम्डा कोई एक नंबर मानो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक 4 एक नंबर है, कुछ भी एक नंबर है जो किसी इंटीजर के बिलोंग करता है, तो a बाय बी अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब है ये जो b है वो a इंटू समथिंग तो आएगा। ठीक है, तो ये मेरे को बेसिकली आपको एक डेफिनेशन देना था डिविजिबिलिटी, जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे अपन लिखते हैं। इसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि a बाय b है, ठीक है, मतलब a डिवाइड्स b है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं a बाय b इंटू k, जहां पे k क्या है? इट बिलोंग्स टू z, मतलब कोई भी सेट ऑफ इंटीजर है उसको k उसको बिलोंग करता है। जैसे कि इसको अगर आप बोलोगे समझ में नहीं आया तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे 2 बाय 8 है, मतलब 2 डिवाइड्स 8 है, तो इसको आप ऐसा भी तो बोल सकते हो 2 बाय 8 इंटू 3। इसको आप क्या बोल सकते हो? 2 8 3 24। तो ऑब्वियसली ये भी 24 को भी 2 डिवाइड तो करता ही है। ठीक है, तो आप 2 बाय 8 भी बोलो या 2 बाय 8 इंटू 3 या कोई भी ऐसा के नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर ये ऐसा डिविजिबल है तो। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद मैं और आगे कुछ कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। अगर जैसे a डिवाइड्स b है, ठीक है, तो आप इसमें नॉर्मली k इंटू ए
बाय के इंटू बी भी कर सकते हैं वेयर के बिलोंग्स टू जेड। तो आपको ये समझ में आ ही जा रहा है कि कैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 2/8 है, 2 डिवाइड्स 8 है, तो आप इसमें कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 3 है तो 3 इंटू 2/3 × 8, तो कितना हो जाएगा 6/24। तो ये भी वैसा ही डिविजिबल है। तो अपन नॉर्मल टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं तो भी काम चल जाता है। उसके बाद मैं आपको चौथी प्रॉपर्टी इसमें बताना चाहता हूं कि अगर a डिवाइड्स b होता है एंड b डिवाइड्स c होता है, ध्यान दीजिएगा, a डिवाइड्स b कर रहा है और b डिवाइड्स c कर रहा है, तो फिर जरूरी है कि a डिवाइड्स c करे। ठीक है, ये डिविजिबल होगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे 2 डिवाइड्स 8 है तो 2 8 को डिवाइड करता है, अच्छी बात है। और अगर 8 डिवाइड बाय कुछ भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 32 नंबर ले लेते हैं, तो ये जरूरी है कि 2/32 हो। ठीक है, ये आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी इसके बारे में मैं बता देता हूँ। लास्ट ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर a डिवाइड्स b होता है और a डिवाइड्स c होता है, तो ये निश्चित तौर पे होगा कि फर्स्ट अगर आप बोलो तो a डिवाइड्स b प्लस सी भी होना तय है। इसको आप कोई भी नंबर लेके भी सॉल्व कर सकते हो। इसको a डिवाइड्स b माइनस सी भी होगा। तीसरा है a डिवाइड्स, अगर आपको कोई एक नंबर है l आप मल्टीप्लाई कर दो b के साथ, मान लो m मल्टीप्लाई कर दो c के साथ, तो वो भी आपका यहाँ पे डिविजिबल होगा। और चौथा इसी में है, इसी की प्रॉपर्टी में, a डिवाइड्स l b माइनस एम सी। तो ये टोटल इतनी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या अभी तक ये चाहिए? दो आप फॉर्मूला और ध्यान दीजिएगा डिविजिबिलिटी के लिए। वो ये है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n को अपन लिख कैसे सकते हैं? आप जानते हैं, आप a प्लस b लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n-1। ठीक है, b टू द पावर 0 आप ले लो, फिर आप ले लो माइनस, यहाँ प्लस माइनस का साइन चलता रहता है, an-2 b टू द पावर 1 प्लस an-3 b टू द पावर 2, और ये ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला का वो था। एक और फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, बचपन में पढ़े थे, an माइनस bn होता है। वो फॉर्मूला आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो a माइनस b, आप लिख सकते हो a टू द पावर n-1 b टू द पावर 0, इसमें सब प्लस ही प्लस होते हैं, a टू द पावर n-2 b टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर n-3 b टू द पावर 2 प्लस, ऐसा चलता जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे छुटकू पुटकू क्वेश्चन नंबर थ्योरी के उसमें पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली ये बेसिक्स है पूरा क्रिप्टोग्राफी। जब अपन पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी, तो एक सब्जेक्ट होता है पूरा, तो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो उसका बेस होता है वो सब ये नंबर सिस्टम ही होते हैं, मॉड्यूलर अरिथमेटिक वगैरह। तो उसी के लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब होप अगर आपको ये समझ में आया होगा, तो मैं आपको कुछ डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे डिविजिबिलिटी आपको समझ में आया कि a डिवाइड्स b होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिदम सिंपल सा फंडा है। देखिए, अगर 2 है, मान लीजिए इसको 7 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो क्या होगा, 2 3 6 होगा और रिमाइंडर 1 आएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक नंबर है 3 प्लस 1? ऑब्वियसली अगर आप ध्यान दोगे तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 करके आप इस नंबर को लिख सकते हैं। तो क्या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि a कोई एक नंबर है, वो अगर b को डिवाइड कर रहा है और उसका जो क्वोशंट है वो q है, और मान लो कुछ कुछ डिवाइड हुआ और लास्ट में उसका रिमाइंडर r आया, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि b शुड बी इक्वल टू a इंटू q प्लस r। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, सिंपल सा चीज है। लेकिन आपको ध्यान ये देना चाहिए कि ये जो रिमाइंडर है वो कितना हो सकता है। रिमाइंडर का एक रेंज होता है, रिमाइंडर हमेशा ऑब्वियसली 0 या 0 से ऊपर होगा,
और कोई बता सकता है क्या कि रिमाइंडर कितना किस वैल्यू से कम होगा? हाँ एकदम सही, आर की जो वैल्यू है वो ए से तो एटलीस्ट कम होगी ही, ठीक है। ये जो ए की वैल्यू है इससे कम होगी, ये इसका एक रेंज होता है। इसका मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल, जिसको नहीं समझ में आया होगा उसको मैं बता देता हूँ कि लेट सपोज ये 2 है, ठीक है। 2 जो वैल्यू है ये 15 को मान लो डिवाइड कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा 2 7 14 और रिमाइंडर कितना आया? 1, ठीक है। अगर ये नंबर 2 है, ये 16 को मान लो डिवाइड कर रहा है, तो 2 8 16 और रिमाइंडर आया 0, ठीक है। अगर यही नंबर 2 17 को डिवाइड कर रहा है तो आया 2 8 16 और यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 1 आया। 2 18 को मान लो डिवाइड करेगा तो 2 9 18 और रिमाइंडर आया 0। तो आप कभी भी ध्यान से देखिएगा कि अगर 2 आपका जो नंबर है वो अगर डिवाइड करना चाहे तो रिमाइंडर या तो 1 आता है या तो 0 आता है, या तो 1 आता है या तो 0 आता है, लेकिन 2 नहीं आता। तो अगर 2 के केस में अगर आप देखेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 या फिर 1 आएगा, मतलब 2 से हमेशा कम ही वैल्यू आ सकती है रिमाइंडर की, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। ओके, तो वैसे ही अगर आप इसको ये बोलें कि कहाँ गए अपन, इस पूरे वैल्यू का अपन ये भी बोल सकते हैं 2 के जैसे 15 है या 16 है या 17 है 18 है, इसमें अपन 2 के प्लस 0 हो सकता है या वैल्यू, या 2 के प्लस 1 हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा b इक्वल टू a इंटू क्यू प्लस आर होता है। a हमारा 2 है, ठीक है, Q को अपन अभी K मान लिए, कोई भी चीज वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। ओके, ये होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो मैं यही बस आपको बोलना चाह रहा था कि जो अगर A है वो अगर B को डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन Q आएगा और जो रिमाइंडर है वो R आएगा। उसको आप लिख सकते हो, आप B को A इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हो, जहां R की वैल्यू होगा 0 1 2 3 से लेके A-1 तक, A-1 तक वैल्यू जाएगी, इसीलिए इसको मैं R को 0 से A के बीच में रखना की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब अब मैं आपको इसमें कुछ और चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि इवन इंटीजर होता है। इवन इंटीजर का मतलब तो आप समझते होंगे, जो 2 से डिवाइड होता रहता है। तो इसको अगर अपन जनरलाइज टर्म में लिखें तो इवन इंटीजर को क्या लिख सकते हैं? 2k, ठीक है। हमेशा 2 से मल्टीपल होगा, जहां पे k होगा बिलोंग्स टू z, जो नंबर है आपका इंटीजर। और अगर आप ऑड इंटीजर की बात करें तो ऑड इंटीजर में इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? 2k प्लस 1, ठीक है। ये नॉर्मली ऑड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जहां k बिलोंग्स टू z होता है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड, आई होप आप लोगों को अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इससे मैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड अपन एक आध कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे रहता है। जैसे अगर आपको कोई बोले कि आप क्या 2 टू द पावर 2n-1 है, क्या ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 15, ठीक है। जहां पे ये जो n है वो n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या कोई इस क्वेश्चन को बता सकता है, सॉल्व कर? सिंपल है, देखो यहाँ पे अगर आपको इसका अगर आप नॉर्मल तरीके से देखोगे तो देखो यहाँ n है, n पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए आपको मैं बताया कि आप 2k सिंपल लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 2k अगर आप सिंपल से लिख लिए जहाँ पे k की वैल्यू लेट सपोज कुछ भी इंटीजर है, तो आप 2 टू द पावर 2n है -1 है, इसको आप सिंपल लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 तो है, साथ में 2k है -1, और इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 4k -1, और इसको आप बिल्कुल लिख सकते हो 2 टू द पावर 4k -1, और इसको आप लिख सकते हो सिंपल 16 टू द पावर k -1, और -1 को भी आप लिख सकते हो 1 टू द पावर k, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी जैसे मैंने an माइनस bn की वैल्यू आपको बताया यहाँ पे,
तो ए एन माइनस बी एन के वैल्यू में अगर आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो a माइनस बी रखना होगा, तो 16 माइनस 1 और ब्रैकेट में होगा 16 टू द पावर k माइनस 1 इंटू जो आपका b टू द पावर 0 है तो हो गया प्लस 16 k माइनस 2 इंटू 1 प्लस 16 k माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर, और ये ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब यह है कि 15 इंटू समथिंग, इसको आप सम इंटीजर भी कह सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि भैया 15 इंटू सम इंटीजर है, तो अल्टीमेटली ये 15 से डिविजिबल तो होगा ही किसी भी हाल में। तो यहाँ पे आप जैसे अपन लिखते हैं b इज इक्वल टू ए इंटू लैम्डा होता है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि जो 15 है वो 2 टू द पावर 2n माइनस 1 को डिविजिबल है। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या, पढ़ी हुई होगी। अगर मैं बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन बोलूं कि क्या 8n माइनस 3n इज डिविजिबल बाय 5 होगा क्या, कोई इसको सॉल्व करना चाहेगा, तुरंत बताए। आप ए एन माइनस बी एन है तो आप 8n माइनस बी एन है तो 8 माइनस 3, और यहाँ पे आप जो सम इंटीजर रखते हैं वो आप रख सकते हो इक्वल टू 5 इंटू समथिंग इंटीजर। तो देखो इतना ये जो डिविजिबिलिटी वाला है वो इतना आसान होता है, ज्यादा इसमें तामझाम होता नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने कुछ एक और क्वेश्चन की तरफ, एक डील करते हैं कि अगर आप ये मानो कि इफ n एक ऑड इंटीजर है, ठीक है, इज ऑड इंटीजर, अब ये बताना कि n स्क्वायर माइनस 1 इज, लेट सपोज यहाँ पे कोई नंबर है वो 8 से वैसा डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है, कोई भी m कोई भी एक इंटीजर नंबर है उससे ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, 8 से डिविजिबल हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, जैसे n ऑड इंटीजर है तो आप नॉर्मली जनरलाइज फॉर्म में 2k प्लस 1 लिख सकते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 को आप सिंपल 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का आप 1 लिख सकते हैं, जिसको आप इसको सॉल्व करोगे तो 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k माइनस 1 हो जाएगा, जो आप 1 को कैंसिल आउट कर सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो 4k स्क्वायर प्लस 4k, जिसको आप थोड़ा और सॉल्व करके आप लिख सकते हो 4k को कॉमन ले लो, k प्लस 1 आप कर लो। अगर आपको ध्यान होगा तो आप ये बोल सकते हो कि कभी भी जैसे 7 है और 8 है मान लो, मतलब ये एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर है, तो वैसे ही k है और k प्लस 1 है, तो k और k प्लस 1 का कभी भी जब ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होंगे तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट लेते हो k इंटू के प्लस 1 का जब प्रोडक्ट लेते हो तो हमेशा इवन टर्म ही आता है इसमें, ठीक है। इवन मतलब आप लेट सपोज 2 लैम्डा ले लो, ठीक है, जो 2 के फैक्टर में होगा जहां लैम्डा इज इंटीजर है। तो यहाँ पे आप बेसिकली आप कर सकते हो 4 तो है यहाँ पे k इंटू के प्लस 1 को आप इंटू 2 लैम्डा भी लिख सकते हो या 2m आप लिख सकते हो जो भी, तो ये 8 इंटू लैम्डा हो गया या 8 इंटू एम हो गया, जो आपको क्वेश्चन में वैसा बोल रहा था कि ये क्या वैसा इंटीजर है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट मतलब वो वैल्यू पुटअप करके भी आप कर सकते हो। ओके कुछ इसमें और भी एक कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इवन इंटीजर, ठीक है, अगर अपन दो इवन इंटीजर का कभी भी सम करें या प्रोडक्ट करें वो हमेशा इवन इंटीजर ही देता है, ठीक है। इसका जैसे लेट सपोज x है वो 2k1 है मान लो, ठीक है, एक इवन इंटीजर है, और लेट y है वो आपका 2k2 है मान लो, ठीक है, कुछ भी नंबर है लेकिन 2 के मल्टीपल में है, k1 आपका इंटीजर है, k2 आपका इंटीजर है। अब आप ये बोल रहे हो कि जब इन लोगों का सम होगा तो लेट सपोज x प्लस वाई अगर आप सम करते हो तो 2k1 प्लस 2k2 अगर आप करते हो तो इसको आप कर सकते हो 2k1 प्लस k2, जो बेसिकली इसको अगर आप सिंपल लैम्डा मान लो तो 2 इंटू लैम्डा, ठीक है, तो बेसिकली ये आपका इवन इंटीजर ही बनेगा। और अगर आप इसको
प्रोडक्ट करते हो x इंटू वाई को, तो आप इसको 2k1 इंटू 2k2 कर लो, जो कि यहाँ पे आता है 4k1 इंटू k2। इसको आप वैसा भी लिख सकते हो 2 इंटू 2k1 इंटू k2, जो 2 के मल्टीपल में है, इसलिए ये हमेशा इवन इंटीजर ही रहेगा। तो बेसिकली अगर आप दो इवन इंटीजर को सम और प्रोडक्ट करते हो तो उसका जो वैल्यू है वो भी इवन इंटीजर ही आना है। तो आई होप अभी तक का ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, डिवीजन, डिविजिबिलिटी और डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब अभी आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो हालांकि इसमें तो काफी रिसर्च एरिया, मतलब ये रिसर्च क्या, आप कंप्यूटर साइंस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह में तो काफी अंदर तक, तह तक पढ़ते हैं इसको। इसके बाद अगर हम लोग आपको एक कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है आपका मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स, मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स का बेसिक अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो मेन फंडा है वो ये है कि नंबर्स को रैप अराउंड करना। ठीक है, रैप अराउंड करना मतलब इसका सिंपल कॉन्सेप्ट आप घड़ी से देख लीजिए, क्योंकि हमारा घड़ी मॉड्यूलर अरिथमेटिक पे काम करता है। आप घड़ी है यहाँ पे आप रख दिए और बढ़िया, सॉरी ऐसा ऐसा होता है। अब आप देखो, ये 12 है, ये 6 है, और घड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होने के बाद फिर से 1 आ जाती है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि घड़ी में 14 हुए हैं, मतलब जो 24 घंटे के आवर्स में अपन लेते हैं, तो उसमें मैं आपको 14 बोलूं, तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे कि भैया ठीक है 12 के बाद फिर से काउंट होता है, तो ये 2 PM होगा। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आप ले क्या रहे हो, 1 से लेके 12 तक के नंबर को ले रहे हो और फिर से वापस रिपीट कर रहे हो 1 2 3 4 12, फिर 1 2 3 4 12। तो नंबर्स को एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर में ही रखना को मॉड्यूलर कहा गया है, मॉड्यूलो जो बोलते हैं उसको। तो वो रैप अराउंड उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। जैसे इसमें अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि देखिए 7 + 9 होता है, तो 7 + 9 को अपन 16 बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आप इसको बोलूं कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक को नाम मॉड से देते हैं अपन, शॉर्ट फॉर्म में मॉड, तो अपन मैं ऐसा बोलूं कि 16 mod 12, इसका मतलब ये है कि आप 12 की गिनती में आप देखना चाह रहे हो कि 12 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, नंबर 12 के अंदर में ही होना चाहिए, जैसे अभी हम लोग घड़ी के हिसाब से देखें। ठीक है, तो 16 mod 12 में आप क्या बोलोगे कि 12 के बाद कितना एक्सीड कर गया है, तो 4 एक्सीड कर गया है, तो इसका वैल्यू होगी 4। बेसिकली आप इसको कर क्या रहे हो, 16 डिवाइडेड बाय 12 भी कर रहे हो, आपका जो रिमाइंडर बच जाता है वो आप यहाँ पे लिख देते हो। तो इसी को अपन मॉड जनरली बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 25 mod 2 अगर आपको पूछूं कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 12 24, जो रिमाइंडर बच गया वो 1, तो यहाँ पे आपका 1 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जनरली मॉड वैल्यू में यहाँ पे अपन नेगेटिव नहीं लेते। जैसे अगर आपको यहाँ पे -8 mod 5 वैल्यू अगर आपको बोलेगा, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव ही वैल्यू अपन को लेना है। तो अपन इसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप 5, जैसे 5 है, ठीक है, आप इसको -8 कर रहे हो, मतलब आपको करना है यहाँ पे, तो आप एक काम कर सकते हो। देखिए 5 इंटू अगर आप -2 करोगे, ठीक है, 5 -2 करोगे, 5 इंटू -2 तो कितना होगा, -10। ठीक है, -10 ये -8 से कितना बड़ा है, 2, तो यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यू 2 लिख सकते हो। तो -8 mod 5 की वैल्यू पॉजिटिव में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, देखो अब वैसे ही जैसे मैं मॉड में आपको ये वैल्यू बताना चाह रहा हूँ, जैसे 3 = 5 mod 2 बोलूं तो चलेगा क्या,
ठीक है। अगर 3 इज इक्वल टू 5 मॉड 2, अपन इसको नॉर्मली इसको लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप 16 मॉड 2 करें तो जो रिमाइंडर बच गया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मॉड 2 है, हाँ हाँ, 2 से नहीं, यहाँ की वैल्यू देखो, यहाँ पे आप ये जो मॉड 2 है उसमें आप नंबर जो है वो वैल्यू रहेगी या तो 0 रहेगी या तो 1 रहेगी, इससे कम। अगर अपन मॉड 3 में लेते हैं तो 0 1 2 वैसे रहेगी, लेकिन ये जो वैल्यू है ये आप उसके मल्टीपल में यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं इसकी आपको कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि लेट सपोज आप यहाँ पे x है, लेट x है, इसको अपन y मॉड n लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हो आप x इज इक्वल टू y मॉड n? जब इफ आपका जो बोथ नंबर है x और y, ये जो बोथ नंबर आपका x और y है ये सेम रिमाइंडर देना चाहिए। ठीक है, हैव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n। अगर आप इस n से डिवाइड करते हो तो दोनों में सेम रिमाइंडर आए तो अपन यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है 36 इज इक्वल टू 24 मॉड 12, तो 36 इज इक्वल टू 24 मॉड 12 करेंगे तो भी आपका ये वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे 12 से ऊपर एक्सीड किया कि नहीं, 36 किया। ये आप कब लिख सकते हो? जब आपका ये दोनों नंबर है वो आपका इफ बोथ x एंड y हैव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n, जब आप इससे डिवाइड करते हो तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए, तब आप इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को लिख सकते हो। ऐसे इसका दूसरा तरीका ये है कि आप x इज इक्वल टू y मॉड n तब भी लिख सकते हैं जब आपका n डिवाइड करता है, n डिवाइड्स x माइनस y। अगर आपका n है वो डिवाइड करता है x माइनस y को, तो भी, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, 20 इज इक्वल टू 3 मॉड 17। अब इसमें 17 जो है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 17 जो है वो डिवाइड करता है 20 माइनस 3 को, मतलब जिसको 17 है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन भी आपका सही है। अगर तीसरा इसमें आपको मैं बताता हूं कि इफ x इज इक्वल टू y मॉड n है, और अगर आपका लेट सपोज a है, a इज इक्वल टू b मॉड n। ठीक है, यहाँ भी n है, यहाँ पे भी n है, लेकिन ये x इज इक्वल टू y मॉड n है, a इज इक्वल टू b मॉड n है। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि x प्लस a अगर आप यूज करें इज इक्वल टू y प्लस b मॉड n। ठीक है, ये इक्वेशन भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका नॉर्मल एग्जांपल आपको बताऊं तो देखिए 17 को आप 14 मॉड 3 है, 14 मॉड 3, 14 मॉड 13 सॉरी, है ना, सॉरी इसको आप ऐसा कर लो, लेट सपोज अभी 4 मॉड 13 कर लेते हैं। ठीक है, 4 मॉड 13 आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वैलिड है या नहीं। आप ये भी देख सकते हैं कि 42 को अगर मैं ऐसा लिखूं 3 मॉड 13 तो भी आप इसको कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, अगर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो हो सकता है 17 प्लस 42 होता है आपका लेट 59, इसको आप कर लो 3 प्लस 4 7 मॉड 13। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलर अरिथमेटिक की। इसके बाद एक और आपको लास्ट प्रॉपर्टी बताता हूं कि अगर x को अपन y मॉड n लिख लेते हैं, और अगर अपन a इज इक्वल टू b मॉड n भी लिख लेते हैं, जैसा अपन पहले अभी लिखे हैं x इज इक्वल टू y मॉड n, a इज इक्वल टू b मॉड n। अब आप इसको ये भी कर सकते हो x माइनस a इक्वल टू y माइनस b मॉड n। आप प्लस में भी कर सकते हो, माइनस में भी कर सकते हो, जैसे सेम इक्वेशन मैंने आपको बताया 42 इज इक्वल टू 3 मॉड आपका 13 ले लो, और लेट सपोज 14 इज इक्वल टू 1 मॉड 13 ले लो। तो आप इसको सिंपल कर सकते हो, 42 माइनस 14 28 इज इक्वल टू 2 मॉड 13।
तो अभी तक चीजें थोड़ी थोड़ी समझ सा टॉपिक में और बता देता हूँ आप लोगों को, जो आपको उसमें सिलेबस में लिखा हुआ था कि आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर आपको फाइंड करने के लिए फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बाय यूक्लाइडियन मेथड, यूक्लिडियन मेथड क्या लिखते हैं यार, यूक्लिडियन मेथड जो भी है, इसको निकालने का तरीका ये देखिए, हम लोग बचपन से करते आए हैं और वही यूक्लिडियन साहब ने भी किया, कोई खास नहीं है इसमें। देखो, अगर दो लोगों का आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, जी सी आपका, जैसे यहाँ पे जी सी डी, अगर आपको 10 और 15 में निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो आपको पता है कि कौन सबसे कॉमन है और सबसे ग्रेटेस्ट है जो इन लोगों को डिवाइड करे, तो आप बोलोगे कि यहाँ 15 है, सॉरी 5 है। तो ठीक है, इसको आप लिख कैसे सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 मॉड, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 मॉड 5। अगर आप लिखोगे 10 मॉड 5 करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। और अगर आप 15 मॉड 5 करते हो, 15 मॉड 5, तो भी आपकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो बेसिकली ये ही करना रहता है कि ये आप दोनों का मॉड निकालो और उसका 0 कर दो। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का तरीका क्या होता है, एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग एक कॉमन टेक्निक यूज करें जो हिट एंड ट्रायल होता है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग ये देखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में कौन कौन इसको डिवाइड करेगा। तो 1 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 10 और 15 को डिवाइड करता है क्या, नहीं करता, तो ये नहीं करता, ठीक है। 3 दोनों को डिवाइड करता है, नहीं करता। 4 नहीं करता। 5 हाँ करता है। 6 नहीं करता। 7 नहीं करता। 8 नहीं करता। तो यहाँ हम लोग कितना दूर तक जाएंगे, ठीक है। आपको जो हाईएस्ट कॉमन मिलेगा उसको आप लगाओगे, तो ये हर बार तो आप कर नहीं सकते। इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, मतलब हर लॉन्ग टाइप से बार बार हिट एंड ट्रायल लगाते जाओ, दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो जीसीडी, इसमें अगर आप देखोगे तो जीसीडी को आप क्या बोल सकते हो, जीसीडी इज या तो बराबर होगा या तो कम होगा ए या बी के कोई भी मिनिमम वैल्यू पे, ठीक है। जो आपका, जैसे यहाँ पे अगर लेट सपोज आप इटरेशन देख रहे हो कि दोनों का ए और बी का जो फैक्टर होगा, उनमें से कोई जो सबसे मिनिमम होगा उस वैल्यू को अपन जो कॉमन होगा इन दोनों का जीसीडी का, उसको अपन लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें अगर अपन इटरेशन देखते रहते हैं तो बार बार इटरेशन अपन को करना पड़ता है इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर अपन यूक्लाइडियन मेथड या यूक्लाइड्स एल्गोरिदम की तरफ अगर अपन चलें, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें अगर आपको ध्यान होगा, ये अप्रोच हम लोग पहले भी फॉलो करते थे कि जीसीडी अगर अपन को निकालना है ए बी के बीच में, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो जीसीडी, ये जो ए और बी है तो ये बी को पहले लिख दो, यहाँ पे बी पहले आ गया, और यहाँ पे लिख लो ए मॉड बी, ठीक है। ए मॉड बी, आप सिंपल ये कर सकते हो जीसीडी ए कॉमा बी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, वो बराबर है जीसीडी बी पहले लिख दो और ए मॉड बी लिख दो। तो जैसे अभी अपन, और दूसरा इसमें आप ध्यान रखेगा, ये एक फॉर्मूला याद रखेगा, और दूसरा उसमें ये फॉर्मूला याद रखेगा कि जीसीडी ए कॉमा 0 होता है नॉर्मली ए, ठीक है। ये दो चीज याद रखेगा तो आपको यूक्लाइड्स एल्गोरिदम से बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आपको अगर निकालना है जीसीडी 10,14 का, इसका आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले तरीका क्या है, जीसीडी लो, इसको पहले लिख दो, तो यहाँ पे 14 आ गया, और यहाँ पे आप कर लो 10 मॉड 14, ठीक है। ये आप लिख लो। अब आप क्या कर सकते हो, देखो जीसीडी आप 14 लिख लो, 10 मॉड 14 कितना होगा, कोई बता सकता है क्या?
10 मॉड 14, तो आप समझ जाओ कि ये डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आप यहाँ पे लिख लो। तो आप इसको GCD 10 14 को 14 10 भी आप लिख सकते हो। इसको और क्या तरीका कर सकते हो, इसको फिर से सॉल्व करना है तो A और B है तो इसको पहले लिख लो, तो यहाँ 10 आ गया और यहाँ पे आ गया 14 मॉड 10। ठीक है, अब आप यहाँ लिख सकते हो क्या 14 मॉड 10 कितना होता है, इसका रिमाइंडर आएगा GCD 10,4। आप इतना इसको लिख सकते हो। अब GCD 10,4 को आप सिंपल कर सकते हो क्या, GCD लिख सकते हो, यहाँ पे 4 को सामने लिख दो, 4 यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो 10 मॉड 4। 10 मॉड 4 आपको पता है 10 मॉड 4 कितना होता है, रिमाइंडर 2 आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो GCD 4,2। अब आप इसको फिर से लिख सकते हो GCD 2 को सामने लिख दो और यहाँ पे आप आ जाएगा 4 मॉड 2। 4 मॉड 2 कितना होता है, वैल्यू रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो GCD 2,0, और आपको पता है कि GCD A,0 कितना होता है, A ही होता है, इसलिए इसका जो GCD आएगा वो 2 आएगा। तो ये बेसिक ये यूक्लाइड्स एल्गोरिदम है जिसपे ये एल्गोरिदम को बनाया गया है और इसको आप अपने उसमें यूज करते हैं तो डायरेक्ट आपका GCD निकल आता है। यही एक्चुअली मेथड हम लोग बचपन से करते आए हैं कि कभी दोनों का GCD निकालना रहता है 10 14 का, तो आप करते क्या हो, छोटे नंबर को बड़े नंबर से आप डिवाइड कर देते हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालने के लिए। आप क्या करते हो 10 1 जा 10 और यहाँ पे 4 बच जाता है, फिर आप इस नंबर को यहाँ फिर से लिख लेते हो 10 और फिर आगे बढ़ते जाते हो 4 2 जा 8 और यहाँ पे 2 कैरी, फिर यहाँ ये नंबर यहाँ आ जाता है 2 2 जा 4 और आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये जो दो नंबर लास्ट में जो बचता है वो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बन जाता है। तो बेसिकली यही अपन बार बार इस एल्गोरिदम के थ्रू अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो फिर अगर इसके लिए मैं आपको दो तीन चीज बस इतना पूछना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर अगर मैं आपको पूछूं कि, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है इसलिए ये सब चीज इस्तेमाल हो रहा है। प्राइम नंबर बोला जाए तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर 1 और इटसेल्फ होता है। कोई बता सकता है क्या कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं, क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 के फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। इट्स तो प्राइम नंबर का खास बात है कि वो 1 और इटसेल्फ से दो फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम नंबर के, एक 1 और एक इटसेल्फ। लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं लिया जाता है। कोई बता सकता है क्या रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है? रिलेटिव प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका या दो नंबर, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनके GCD 1 वैल्यू आए, उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो वो 1 हो, उसको रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं GCD 2,4 होता है, तो अगर आप क्या बोलोगे, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 है, तो क्या ये रिलेटिव प्राइम नंबर है? तो ये रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं इसको बोलूं कि GCD 2,5, तो ये 2,5 में अगर आप बोलोगे तो हाँ ये इसका होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये 2 और 5 होंगे रिलेटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो